एक सामने पुल है, वो पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। ये रोड के इस पार से उस पार जाने का साधन था। जो भी बचा है आसपास रहने वाला, वो ऊपर वाले का शुक्रिया जरूर अदा कर रहा है। खिड़कियां तो आपको दिख रही हैं, लेकिन दरवाजे और बाकी हिस्सा मलबे में दबा हुआ है। ताल पूरा न खोलेगा हुँदा, अझै पनि ताल पूरा न खोलेगा हुँदा। दरवाजा घर का ये अंदर अगर जाना भी चाहे तो जा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अंदर तो पूरा मलबा और मिट्टी आ गई है। तबाही का एक्शन रिप्ले। नेपाल में कल सुबह तबाही मची। 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर दिल दहल जाए। इस तबाही में अब तक 350 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 800 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के कई देशों के नागरिक भी लापता हैं। इस हादसे को लेकर कई थ्योरीज सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो कई यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने दावे भी सामने रखे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, आज ये हम आपको बताएंगे। नेपाल की सबसे भीषण तबाही की कहानी शुरू होती है रसुवागढ़ी सीमा के करीब बसे तिमुरे कस्बे से। चीन सीमा से सटा ये छोटा सा इलाका बाढ़ की पहली और सबसे बड़ी चपेट में आया। भोटेकोशी नदी में अचानक आए पानी और मलबे ने हजारों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। यहां से सैलाब आगे बढ़ा और भोटेकोशी से त्रिशूली नदी के रास्ते नुवाकोट और धादिंग तक पहुंचा। नुवाकोट में हाइड्रो प्रोजेक्ट और पुल बहे। बड़ी तस्वीर यह है कि नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुदरत की ये चोट सालों तक याद रखी जाएगी। शुरुआत उस लम्हे से जब नेपाल में जिंदगी सामान्य थी और कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह हो गया। कभी जो जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, कल वो जान बचाने के लिए सिर्फ भागती नजर आई। हर तरफ बस एक ही मंजर, जान बचाने की जद्दोजहद। कोई सड़क पर बदहवास दौड़ रहा था तो कोई रास्ते को छोड़कर जंगल की तरफ भाग निकलने की कोशिश कर रहा है। किसी को ऊंचाई ही आखिरी सहारा नजर आई तो वो पहाड़ी की तरफ जान हथेली पर रखकर दौड़ पड़ा। हम तो ऊपर जंगल में गए बैठ रहे। जंगल में गए थे? हाँ। अगर नहीं जाते तो पूरा उधर इंडिया जाता है हम लोग। पानी के साथ में ही पता भी नहीं चलता। पता भी किधर गया हम लोग क्या मालूम पड़ता है। जिसे जहां रास्ता मिला वो बस वहीं भाग निकला। न पीछे मुड़कर देखने का वक्त, न कुछ समेटने की फुर्सत। हर कोई बस एक ही ख्याल के साथ भाग रहा था, बचना है, किसी भी कीमत पर बचना है। आप तो यहीं थे। पानी कितनी तेजी से आया? क्या आवाज आ रही थी? क्या हो रहा था? ओकरे के बाद वहाँ से ऊपर से पानी आ गया ना, वो सारा टैंकर टीप और सारा कुछ वो आदमी के लाश। अगर आप लोग यहाँ से पहाड़ी पे नहीं गए होते तो क्या होता? मर जाएगा। इतना तेज पानी था। इतना तेज पानी। लेकिन इस अंधी दौड़ में हर किसी की किस्मत साथ नहीं दे सकी। कई ऐसे रहे जो चंद कदमों की दूरी पर ही सैलाब की चपेट में आ गए और वो दूरी उनके लिए जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गई।
हमारे हिसाब में लगभग 200-400 जो आदमी है ना वो तो बेपता हो गए, क्योंकि वो नीचे और मतलब 200-400 आप इस इलाके में आसपास के इलाकों के हिसाब से इस इलाका का। इंसानों के इस संघर्ष के बीच सैलाब का कहर हर उस चीज पर टूटा जो उसके रास्ते में आई। गाड़ियां जो कभी सड़कों पर शान से दौड़ती थी, आज पानी की तेज धार में यूं बहती नजर आई जैसे बच्चों के खिलौने बहा दिए गए हों। कोई गाड़ी उलटती दिखी तो कोई पानी में डूबते उतरते हुए बेबस, किसी को बचाने वाला भी उस वक्त कोई नहीं था। क्यों भागे आप लोग? पानी आने के लिए। कहाँ भागे फिर? पहाड़ पे। स्कूल के ठीक सामने पहाड़ी है, बच्चों से कहा गया आप लोग पहाड़ी पे चढ़ जाइए, तो सारे बच्चे अपना बैग छोड़ करके भाग गए या फिर कुछ लेके गए? सब छोड़ के भाग गए। नेपाल के मशहूर त्रिशूली बाजार की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 3 दिन पहले त्रिशूली बाजार कुछ ऐसा दिखता था। शहर में चहल पहल थी। नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली नदी के किनारे बसा ये ऐतिहासिक बाजार कभी संगू बाजार के नाम से जाना जाता था, जो काठमांडू और तिब्बत के बीच व्यापार का अहम पड़ाव हुआ करता था। सदियों पुराना यह व्यापारिक केंद्र आज नेपाल की सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का एक जीता जागता प्रतीक रहा है, लेकिन आज वही प्रतीक जख्मी हो गया है। कल जब नेपाल में बाढ़ की शुरुआती तस्वीरें आईं, तो इस वीडियो ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और आज उसी त्रिशूली बाजार की तस्वीर भयावहता का दस्तावेज बन गया है। संवाददाता अहमद बिलाल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। त्रिशूली इलाके ने कल सुबह जिस विनाशकारी बाढ़ का मंजर देखा है, जो ऊंचे ऊंचे मकान हैं उनको भी इस विनाशकारी बाढ़ जो कि अपने साथ पहाड़ी मलबा लेकर के आई थी उसने नहीं बख्शा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे वो निजी घर हो, निजी मकान हो, सरकारी बिल्डिंग हो, सरकारी ऑफिसेज हो या फिर हो पूरा का पूरा जो मार्केट है वो यहाँ पर इस वक्त पहाड़ी मलबे में तब्दील हो चुका है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहाँ पर तकरीबन 4-4 मंजिला 5-5 मंजिला जो इमारतें हैं उनके छतों तक भी ये पहाड़ी मलबा जो है वो पहुंच चुका है। जो पेड़ बरसों से इन पहाड़ों की मिट्टी थामे थे, वो सैलाब के आगे यूं टूटे जैसे हवा में सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। देखते ही देखते जड़ों समेत उखड़कर वो भी उसी तबाही के रेले में समा गए। और जो पुल कभी 2 किनारों को जोड़ने का भरोसा हुआ करता था, वो आज पानी के थपेड़ों से यूं झूल रहे थे जैसे किसी बच्चे का झूला हवा में डोल रहा। कुछ पल पहले तक जो रास्ता था, अब सिर्फ खतरे की निशानी बनकर रह गया। ये सिर्फ एक आपदा की तस्वीर नहीं, बल्कि उस बेबसी की कहानी है जिसमें इंसान प्रकृति के सामने अपनी हर ताकत भूल गया। जो आशियाना बनाया, अब उसमें भीतर जाना मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने लॉक लगा दिया हो। ये आपका दरवाजा है? घर का है क्या? घर का दरवाजा है। दरवाजा है। खोलिए, क्या हुआ? वो खोलना तो नहीं मिला है, सके का अंदर सब मिट्टी है, दरवाजा ही नहीं खुल रहा है घर का। खुल रहा है, देख लिया ये देखो इतना बेत्रावती से रसुवागढ़ी सीमा चौकी तक जाने वाली करीब 42 किलोमीटर सड़क और उस पर बने कई पुल भी बाढ़ में पूरी तरह बह गए। इसमें जब सैलाब आया तो बीच में जितने गांव थे, जितने पुल थे, सब बहते चले गए। एक ऐसा ही पुल, ललित अगर हम पुल पे फोकस कर पाए तो देखिए, एक सामने पुल है, वो पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका। पूरे जो इलाके में करीबन 40 से 45 पुलों को नुकसान हुआ है और उन्हीं में से ये एक पुल है। तबाही की ऐसी खौफनाक तस्वीर
शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। प्रलय की तेज धारा ऐसी है कि विशालकाय पत्थर भी यूं बहता नजर आया मानो कंकड़ की कोई हैसियत ही ना हो। सैलाब का वेग इतना प्रचंड था कि टनों वजनी चट्टान भी उसके आगे बेबस होकर धारा के साथ लुढ़कती चली गई। किस तरीके से जो सैलाब आया है उसके साथ में यहाँ पर जब हमने लोगों से बातचीत की है, ये पत्थर इसमें से कई सारे ऐसे जो यहाँ थे नहीं। ललित थोड़ा सा और आगे आइए, अगर हम यहाँ से दिखा सके तो वो देखिए, और जो बड़े बड़े पत्थर जो बह करके आए हैं वो उस मलबे के साथ में, सैलाब के साथ में आए हैं। और अब आलम ये है कि अपनों की तलाश के लिए लोग मलबे में भटक रहे हैं। सामने आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं। पहले हमको लगा कि शायद ये लोग वहाँ पर लकड़ी और जो बाकी सामान है उसको लेने गए हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी थे। लेकिन अभी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो हमको कुछ और पता चल रहा है। ये बताइए, वो लोग वहाँ पर क्यों गए हुए हैं? लाश निकालने गए। लाश निकालने गए हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको इस तरीके का मंजर देखना पड़े, जहाँ पर परिवार के लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं पूरी नदी के किनारे किनारे। नेपाल साल के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। तूफान गुजर चुका है, लेकिन इससे उबरने में वर्षों लगेंगे। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर यही क्यों? इंसानी बस्तियों पर कुदरत का ऐसा आक्रमण क्यों? नेपाल में पहले भी यहीं पर 2 बार भीषण तबाही आ चुकी है। यानी रसुआ के भोटेकोशी त्रिशूली इलाके पर कुदरत का ये तीसरा खतरनाक हमला था, वो भी महज 1 साल के भीतर। साल 1981 में तिब्बत में सिरेन माको ग्लेशियर झील फटने से उत्तरी नेपाल में भारी तबाही मची थी। झील के पानी ने बांध तोड़ दिया। भोटेकोशी में भयानक बाढ़ आई। चीन नेपाल की दोस्ती के पुल बह गए। सड़कें, जल विद्युत परियोजनाएं और घर पानी के आगोश में समा गए। पिछले साल जुलाई में भी तिब्बत की हिमनदी झील फटी थी, जिससे लेहंदे नदी और भोटेकोशी क्षेत्र में बाढ़ आई थी। और अब इस बार भी ग्लेशियर टूटने से जो सैलाब आया है उसने लेहंदे, भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में बाढ़ ला दी। इन भीषण तबाहियों ने हर किसी के जहन में जो सवाल खड़ा किया है वो यही है कि आखिर ये कहर बार बार आ क्यों रहा है। अब तक की सबसे विस्तृत जांच और सैटेलाइट डेटा के आधार पर एक थ्योरी सबसे मजबूती से उभरकर सामने आई है, और वो थ्योरी है ग्लेशियर के टूटने की। काठमांडू से करीब 40 मील यानी 64 किलोमीटर उत्तर में नेपाल तिब्बत सीमा के पास लैंगटांग लिरोंग पर्वत के उत्तरी मुख पर समुद्र तल से करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक विशाल ग्लेशियर अचानक टूटकर नीचे गिरा। बर्फ का यह हिस्सा करीब 2000 फीट यानी करीब 600 मीटर चौड़ा था। आसान भाषा में समझें तो आधे किलोमीटर से भी ज्यादा ये बर्फ समुद्र तल से 17,000 फीट की ऊंचाई से टूटकर लगभग 4,000 फीट यानी करीब 1200 मीटर नीचे घाटी में जा गिरी। और इस टक्कर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दुनिया भर के भूकंपीय उपकरणों ने इसे भूकंप जैसा झटका मानकर रिकॉर्ड कर लिया। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वे यानी USGS ने शुरुआत में इस इलाके में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज होने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में जांच में साफ हुआ कि वहां असल में कोई भूकंप नहीं आया था, बल्कि ग्लेशियर के टूटकर गिरने और घाटी से टकराने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसी कंपन पैदा कर दी। यानी भूकंप से लैंडस्लाइड नहीं हुई, बल्कि लैंडस्लाइड ने भूकंप जैसा झटका पैदा किया। टूटा हुआ बर्फ और चट्टानों का ये विशाल मलबा सीधे लेहंदे नदी में जा गिरा, जो तिब्बत से निकलने वाली एक सहायक नदी, जो आगे जाकर नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआगढ़ी और तिमुरे के आसपास बहने वाली भोटेकोशी नदी से जुड़ती। लैंड एवलांच हुआ वहां पर, और बर्फ के बड़ा हिस्सा जो था वो उसके गिरने से नदी का जो प्रवाह था वो रुक गया, और उससे उसे कहते हैं अस्थायी झील बन गई वहां पर, और जिसके टूटने से जो बाढ़ का कारण बनी और जो हैवी और तेज फ्लो हुआ। यानी मलबे ने नदी को अस्थायी रूप से बांध की तरह रोक दिया, और जब ये अस्थायी बांध टूटा तो पानी, कीचड़, चट्टानों और मलबे की एक विशाल लहर नीचे की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में इस मलबे ने और पानी और मिट्टी को भी अपने साथ मिला लिया, जिससे कुछ ही मिनटों में एक विशाल फ्लैश फ्लड वेव तैयार हो गई। मलबा नदी में पहुंचने के बाद जल स्तर सिर्फ 30 मिनट में 7 से 9 मीटर तक बढ़ गया, जिससे तबाही तेजी से फैली।
पहले लेंदे, भोटेकोशी और फिर त्रिशूली नदी में बाढ़ आ गई और यहीं से तबाही रसुआ जिले के तिमुरे और त्रिशूली बाजार तक सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। जब ये जल सुनामी वहां से गुजरी तो उसने अपने मार्ग में सब कुछ तबाह कर दिया। पानी जो है वो बीच में रुक गया था मलबे की वजह से, तो पानी की जो दीवार उसके बाद उत्पन्न हुई वो लगभग 50 फीट की थी, जिसके सामने कुछ नहीं टिक पाया। यही पानी आगे बढ़ते हुए त्रिशूली नदी के जरिए नुवाकोट और धादिंग जैसे निचले जिलों तक जा पहुंचा, जहां नदी किनारे बसे इलाके इस अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस तबाही के आने से पहले इस इलाके में भारी बारिश भी नहीं हुई थी। इस वजह से भारी बारिश को इस तबाही की सबसे बड़ी वजह नहीं माना जा सकता। हालांकि वैज्ञानिकों का ये जरूर कहना है कि मॉनसून के मौसम में जमीन में और मिट्टी में नमी मौजूद होती है और मुमकिन है कि इसकी वजह से मलबे को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली हो। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी 3 स्टेज में ग्लेशियर टूटने, नदी में रुकावट और फिर पानी के दबाव न झेल पाने पर विनाशकारी बाढ़ की तस्वीर दिखाई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्लेशियर टूटा क्यों? इसके पीछे एक बड़ी वजह है, बदलता मौसम और बढ़ता तापमान। पहले ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर कमजोर पड़ा, फिर उसका बड़ा हिस्सा टूटकर हजारों फीट नीचे गिरा। टकराव से भूकंप जैसी कंपन पैदा हुई, बर्फ और चट्टानें मलबे में बदली, नदी में जा मिली और चंद मिनटों में एक ऐसा विशाल फ्लैश फ्लड तैयार हो गया जिसने रास्ते में आने वाले हर बाजार, हर बस्ती और हर बुनियादी ढांचे को अपने साथ बहा दिया। ग्लेशियर लेक्स, ऐसी बहुत सारी ग्लेशियर लेक हैं जिन्होंने पहले भी नेपाल में तबाही मचाई थी, जो हिमालय में बन चुकी हैं। लगभग 25 से 30 हजार ऐसी झीलें बनी हुई हैं जो कभी भी खतरे के रूप में, एक त्रासदी के रूप में हम पे टूट सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। नदी में जमा मलबा कहीं रास्ता रोककर अस्थायी लैंडस्लाइड डैम बना सकता है। अगर ये बांध अचानक टूटता है तो फिर दूसरी बार बड़ी बाढ़ आ सकती है। चीन ने भी नेपाल को लेकर चेतावनी जारी की है कि नेपाल में एक बैरियर लेक बन गई है जिसे टूटने का खतरा अभी भी बना हुआ है। नेपाल से आ रही ये तस्वीरें भारत के लिए भी चेतावनी है। नेपाल हिमालय रीजन में पड़ता है और इसी हिमालयन रीजन में भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। यानी ये खतरा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने इसी साल 21 मार्च को हिंदू कुश और हिमालय क्षेत्रों पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक 1975 से अब तक हिंदू कुश और हिमालय ग्लेशियर की 27 मीटर मोटी परत पिघल चुकी है। हिंदू कुश में 63,700 से ज्यादा ग्लेशियर हैं जो 55,782 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। इन ग्लेशियर का 78% इलाका 4500 मीटर से 6000 मीटर के बीच है, जिस पर ग्लोबल वार्मिंग का बहुत असर पड़ा है। नेपाल हादसे में जो ग्लेशियर टूटा वो 5100 मीटर की ऊंचाई पर था। 1990 से 2020 के बीच हिंदू कुश ग्लेशियर्स का 12% इलाका और 9% बर्फ खत्म हो चुकी है। सबसे ज्यादा असर छोटे ग्लेशियर पर पड़ा है, जिनका क्षेत्रफल 0.5 वर्ग किलोमीटर से कम है, यानी करीब 50 हेक्टेयर। नेपाल में जो ग्लेशियर टूटा उसका क्षेत्रफल करीब 0.2 वर्ग किलोमीटर यानी बस 20 हेक्टेयर था। ICIMOD हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के कई देशों की साझा संस्था है, जिसमें भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार और पाकिस्तान शामिल है। यानी हिंदू कुश और हिमालय रीजन में जो आपदाएं आ रही हैं उसकी चेतावनी वैज्ञानिक और पर्यावरणविद काफी पहले से दे रहे हैं। नेपाल की तस्वीरों ने 5 साल पुराने उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे की यादें भी ताजा कर दी। और नेपाल त्रासदी पर ताजा अपडेट यह है कि अब तक 290 भारतीयों का पता नहीं लग पाया है। ऐसे वक्त में जब नेपाल मुसीबत में है, भारत ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना के विमान के जरिए 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें दवाइयां, टेंट, कंबल, सोलर लैंप और खाने का सामान शामिल है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।